हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस वीडियो इज रिगार्डिंग हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दी स्टेप्स ऑल्सो कि कैसे आप हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड को यूज़ कर सकते हो अपने रिसर्च में। क्या रेलिवेंस है इस मेथड का? दिस मेथड इज़ बेसिकली अ क्वांटिटेटिव मेथड इन विच यू हैव टू मेक अ हाइपोथेसिस और उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे आप कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उसको आप जो है सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली अगर हम क्वांटिटी मेथड की बात करें तो क्वांटिटी मेथड में आप कह सकते हो कोई ना कोई थियोरी बनी होती है। उस थ्योरी को हम देखते हैं कि ये हमारे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यूज़ हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है ना, या इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, राइट। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड है जिसमें हम हाइपोथेसिस बनाने वाले हैं और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते रहते हैं उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं बाय मेकिंग अ हाइपोथेसिस। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website that is researchphd.in in which we used to make daily quizzes and PhD admission notifications as well. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. चलिए, सबसे पहली चीज़ तो ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड है, इसका श्रेय किसको जाता है? ये जाता है कार्ल पॉपर को। इनकी वजह से हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड आया और ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है और ये एक हमें यूज़फुल सिस्टमैटिक अप्रोच बताता है कि कैसे हम मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी एक मैनेजर की प्रॉब्लम्स होती हैं कि सेल्स कम हो रहा है, क्यों एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हैं, या कस्टमर्स क्यों हमसे दूर जाते जा रहे हैं, हमसे जो है हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं, ये सारी की सारी जो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होती हैं इसका हमें सॉल्यूशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। और ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए दिस पर्टिकुलर मेथड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? 7 स्टेप्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, देन डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डेवलप हाइपोथेसिस, डिटरमाइन मेजर्स, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इन स्टेप्स की मदद से हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। प्रॉब्लम क्या है आपका? उस प्रॉब्लम को आप फोकस करो, उस प्रॉब्लम को आप निकालो और फिर हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड से आगे जा करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अपन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि फर्स्ट स्टेप में आप कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है आपको सता रही है और उससे जो है आप दूर जाना चाहते हो, उसको आप सॉल्व करना चाहते हो और फिर आप जो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड जो कि एक क्वांटिटेटिव मेथड है आप उसको यूज़ करते हो। नेक्स्ट, डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम आपने बोल दिया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, सेल्स कम हो रहे हैं, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है, ये अब इसको आप डिफाइन करो। डिफाइन इन द सेंस आप इसके एम, इसका डेफिनाइट एम क्या करना है, कैसे दूर जाएगा, है ना। एम या पर्पस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तो हम सब डिस्कस करते हैं, है ना, पर यहाँ पे क्योंकि एक साइंटिफिक मेथड है, हमें इसका एक डेफिनाइट एम या डेफिनाइट पर्पस कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको इस पर्टिकुलर स्टेप में फोकस करना पड़ेगा कि कैसे हम जो है एक स्पेसिफिक या एक डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव्स बना करके हम आगे जा करके उसको ध्यान में रख करके रिसर्च करें और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा आपको, नल हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिकल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस है ये बोलता है कि जो वेरिएबल्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर आइडेंटिकल, वेयरएज अल्टरनेटिव बोलता है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट एंड दे आर नॉट एट ऑल आइडेंटिकल एज वेल। ठीक है, तो ऐसे हाइपोथेसिस आपको बनाने हैं। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने स्टैटिस्टिक्स में काय स्क्वायर, टी टेस्ट, जेड टेस्ट में बहुत अच्छी तरीके से हाइपोथेसिस की यूटिलिटी बताई हुई है। ये हाइपोथेसिस हमको सुन करके घबराहट होने लग जाती है हमको, अभी तो हमें सब समझ में आ रहा है पर इसको यूज़ कैसे करना है ये नहीं पता अपने को। तो मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं स्टैटिस्टिक्स की। अगर आप कॉमर्स के हो या आप नॉन कॉमर्स के हो, आपको आई थिंक वो वीडियोस देखनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। इन टेस्ट को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हाइपोथेसिस में। हाइपोथेसिस की दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है हाइपोथेसिस बनाते वक्त। इट शुड बी टेस्टेबल, टेस्ट किया जा सके। ऐसा नहीं कि मैं एक ऐसी सीढ़ी बना रहा हूँ जो कि भगवान तक जाएगी। दिस इज़ नॉट टेस्टेबल, दिस इज़ नॉट अ वैलिड हाइपोथेसिस, है ना। वैसे मैंने हाइपोथेसिस के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। पीएचडी, एमफिल या रिसर्च पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें भी आप जा करके देख सकते हो। और दूसरी चीज़ है, इट कैन बी
फॉल्सीफिएबल मतलब गलत भी हो सके, होती है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाता है, ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, राइट। तो इट शुड बी, यू नो, देयर शुड नॉट बी एनी बायसनेस, यू शुड बी वेरी मच ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमने डिफाइन वाले स्टेप में पढ़ा है। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, और जो हाइपोथेसिस हो इट कैन बी फॉल्सीफिएबल एज वेल। अब बिना मेजर्स के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपको एग्ज़ाम मिल रहा है, हमारा एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो हमें पता है वो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है ना। 100 मार्क्स का पेपर 1 है, 200 मार्क्स का पेपर 2 है, राइट। तो एक मेजर्स बनाए हुए हैं हम लोगों ने, परसेंटाइल आता है, उस परसेंटाइल के जो ऊपर होंगे वो सारे सेलेक्टेड हैं, उसके नीचे वाले सारे जो है वो क्लियर नहीं कर पाए ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे भी मेजर्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसे मेजर्स बनाएं जिसको देख करके, जिसको कंपेयर करके हम ये बोलें कि हमारा नल एक्सेप्टेड है या ऑल्टरनेटिव रिजेक्टेड है, या ऑल्टरनेटिव एक्सेप्टेड है या नल रिजेक्टेड है, राइट। तो हमको मेजर्स बनाने पड़ेंगे जिसको हम क्या कर सके इंटरप्रिटेशन स्टेज में, जिनके साथ हम कंपैरिजन कर सकें, राइट। तो ये हम बनाएंगे इस पर्टिकुलर स्टेप में, इट डिटरमाइंस मेजर्स। क्योंकि अभी थ्योरेटिकल पार्ट हुआ है ना, सिर्फ थ्योरेटिकल में हमने लिखा हुआ हाइपोथेसिस, अब इसको मेजरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और मेजरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक बहुत अच्छा रीज़न ये भी है क्योंकि ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव मेथड है ना, तो मेजर्स तो आने ही यहाँ पे। डाटा कलेक्शन आपको करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव है तो आप क्वेश्चनर बना सकते हो, आप सर्वे मेथड यूज़ कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर्स आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, है ना, जो एक्चुअल डाटा है उसको कलेक्ट करने के बाद अब एनालिसिस की बात आ गई है। एनालिसिस के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है, और उसके बेसिस पे आप डाटा का एनालिसिस कर सकते हो आप, है ना, कि है ना, रिगार्डिंग योर हाइपोथेसिस की वेदर जो हाइपोथेसिस है वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें। तो डाटा एनालिसिस स्टेप में द डाटा गैदर्ड आर स्टैटिस्टिकली एनालाइज टू सी इफ द हाइपोथेसिस दैट वर जनरेटेड हैव बीन सपोर्टेड और नॉट, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हम जो है पता लगाते हैं एनालिसिस स्टेज में। एनालिसिस का नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन में हम डिसाइड करते हैं कि जो हाइपोथेसिस है वो सपोर्टेड है और नॉट, मतलब नल एक्सेप्टेड हुआ है या नल रिजेक्टेड हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ पता चलती हैं, हमें पता चलती है इंटरप्रिटेशन स्टेज में, है ना। और साथ ही साथ हम इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट का भी, है ना। जैसे कि हमने डाटा एनालिसिस तो कर दिया, अब डाटा एनालिसिस के बाद क्या है, हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। तो वो इंटरप्रिटेशन पार्ट भी जो है बहुत रेलिवेंट होता है ना। और ये हमेशा इंटरप्रिटेशन पार्ट जो होता है इट इज़ ऑलवेज आफ्टर डाटा एनालिसिस। तो एक चीज़ आपको फोकस करनी है, जैसे कि हम ऐसे ही समझ सकते हैं, अक्सर बहुत से लोग डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एनालिसिस आप ऐसा कर सकते हो कि आपने जो है देखा कि ए बी सी डी ये 4 स्टूडेंट हैं, इनके इतने इतने परसेंटाइल आए हैं, है ना। ए के आए हैं आप कह सकते हो 80%, इंडिविजुअली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मार्क्स वार्क्स के बेसिस पे, इसके 85% आए हैं, इसके आए हैं 92%, इसके आए हैं 96%, ठीक है। तो ये परसेंटेज हमने निकाल लिए, इनके मार्क्स को प्लस किया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, सब चीज़ें। ये तो एनालिसिस का पार्ट हो गया हमारा। अब इंटरप्रिटेशन हम क्या कर रहे हैं कि इन सब में से फर्स्ट कौन आया है, राइट। तो इंटरप्रिटेशन हमने किया कि डी फर्स्ट आया है, फिर सी सेकंड आया है, बी थर्ड आया है, और ए फोर्थ आया है। तो ये इंटरप्रिटेशन पार्ट हो गया, है ना। और ये हम लोग इंडिविजुअली भी अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सोचा कि हमारे इतने नंबर आएंगे, फिर हमने पेपर दिया, फिर उसके बाद जो है मार्क्स आए, फिर हमने इंटरप्रिटेशन किया कि यार हमने ये सोचा था। जैसे कि डिटरमाइन मेजर्स में हम लोगों ने, याद है, स्टैंडर्ड्स बनाए थे, है ना। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था स्टैंडर्ड्स बनाने का, कि हम इंटरप्रिटेशन पार्ट में उसको यूज़ कर सकें, जो भी एक्चुअल डाटा है जो हमने कलेक्ट किया है, जो हमने एनालाइज किया है उसको आप क्या कर सको, आप स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सको, और आप जो है ये डिसाइड कर सको कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, ऑल्टरनेटिव रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप कह सकते हो ये स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट है। सो दीज आर दी 7 स्टेप्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी problem identification. After that you have to define the problem statement, you have to give a definite aim or purpose, and then you have to develop a hypothesis, and hypothesis are of 2 types, null and alternative। और उसके बाद हमें मेजर्स डिफाइन करने हैं जिसके बेसिस में आगे जाकर के हम इंटरप्रिटेशन कर सकें कि हम हमारा नल एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। और फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा का एनालिसिस करेंगे, और इंटरप्रिटेशन पार्ट में हम जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उससे हम कंपेयर करेंगे अपना एक्चुअल data। So this is the complete information about hypothetical deductive method, and
इट्स स्टेप्स। ऐसे ही मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज़ हो और आप जो है रिसर्च के बारे में और अवेयर हो। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।